नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और ये जो वीडियो होगा एक मास्टर वीडियो है जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक रिवीजन वीडियो होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ही जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका रिवीजन जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो पहला टॉपिक है भारत का भूगोल, एक सामान्य परिचय, उससे शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये जो है दोस्तों भारत का जो एक मैप दे रखा है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको जो है ना करवा के आगे जो इसका दे रखा है वो मैं करवाऊँगा ताकि आप जो है उसको आसानी से आप समझ सकें। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो यहाँ पर पूरे मैप में दिया हुआ है इसको एक जगह पर 34 करके जो है भारत के भूगोल, इसी में आगे चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे, इसलिए मैं उसको वहाँ पर नहीं करवा रहा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का ये 7वां देश है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना है? 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर तक का है। यानी कि अगर हम भारत के विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम इस तरीके का भारत का जो विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो है 2.4%। आगे देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जो अक्षांश होता है दोस्तों, ये ऐसी जो रेखाएं होती है इसको अक्षांश कहते हैं, और ये जो ऐसे खड़ी रेखाएं होती है इसको हम देशांतर कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए मुख्य भूमि पर तो वो कितना है? 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। वहीं अगर हम भारत में देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो देशांतर रेखाएं जो हैं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। आगे देखें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये जो कर्क रेखा है भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो भारत को 2 बराबर भागों में जो बांटता है वो है कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता जो गुजरात में है तथा पूर्वी बिंदु जो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो होता है 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितना है? 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये जो है कौन से शहर से गुजरती है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद के पास में एक यहाँ पर जो है
नैनी नामक एक जगह है, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के निकट जो मिर्ज़ापुर नामक जगह है, वहाँ से भारतीय मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है। नेक्स्ट अगर देखें, भारतीय मानक समय रेखा तथा ग्रीनविच माध्य समय रेखा में कितने घंटे का अंतर है? तो भारतीय जो मानक समय रेखा है जिसको IST से दर्शाते हैं, और ग्रीनविच का माध्य समय रेखा जिसको हम GMT के रूप में दर्शाते हैं, इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? तो इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यदि भारतीय मानकीयोत्तर पर माध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? 2:30 बज रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य जो हैं वो है, एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। ये भारत की जो राजनीतिक भू मानचित्र है, इसमें भारत के राज्यों के बारे में दिया हुआ है और इन भारत के राज्यों का गठन, साथ ही साथ जितने भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों को भी दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारे राज्य, आई होप ये इन सब से आप परिचित होंगे। ये जो एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बॉक्स में जो दिया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम इसको देखते हैं। चलिए, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीप का विलय। ये जो दादर और नागर हवेली है और दमन और दीप जो है, पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन बाद में संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित कर एक विधेयक पारित करता है। और उसके बाद में दादर व नागर हवेली तथा दमन व द्वीप विधेयक 2019 पारित होता है और उसके माध्यम से इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया जाता है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 1920 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीप होगा और इसकी जो राजधानी है वो क्या होगी? इसकी राजधानी दमन होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। यहाँ से यहाँ देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है, देश के चतुर्देशिक अंतिम सीमा बिंदु, अगर हम बात करें इसके उत्तरतम बिंदु की, तो ये कौन सा है? इंदिरा कोल जो लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक है इंदिरा कोल और दूसरा है इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरतम बिंदु की बात आती है तो वो है इंदिरा कोल जो कहाँ पर है? लद्दाख में। दक्षिणतम बिंदु की बात आती है तो वो है इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह है गौरमुता या गुहार मोती जो गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किविथु जो अरुणाचल प्रदेश में है।
और अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। नेक्स्ट है, अगर हम हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणियों को देखें तो हिमालय पर्वत की श्रेणियां जो है उसका जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका क्रम कैसा है? सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद में आता है लद्दाख, फिर है जास्कर, पीर पंजाल और उसके बाद में शिवालिक श्रेणी जो है वो आता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? तो भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत के जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है दूसरा स्थान। असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो वो 7 राज्यों को। नेक्स्ट है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो जो रॉस द्वीप है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप जो है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है स्वराज द्वीप। तो इनका परिवर्तित नाम ये है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक जल संधि है उसको पाक जल डमरू या पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? तो वो है पाक जल संधि। भारत के कौन से राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। कहाँ पर? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य में है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। महिम क्रीम ये एक पतली सी निवेशिका है। नेक्स्ट है, कच्छ की खाड़ी ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, पश्चिमी गुजरात। खंबात की खाड़ी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा एवं ताप्ती का मुहाने पर स्थित है। लक्षद्वीप सागर ये लक्षद्वीप एवं और मालाबार तट के बीच में है। मन्नार की खाड़ी ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, मन्नार की खाड़ी। और कोको स्ट्रेट यानी कोको जलडमरू जो है वो कहाँ पर है? तो वो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। तो ये कुछ डिग्री चैनल्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उसकी लंबाई, साथ ही साथ उससे संबंधित राज्य। अगर हम बात करें सबसे पहले बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। वो कितना? तो वो है 4096 किलोमीटर। उसके बाद में चीन के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर भारत की सीमा स्पर्श होती है। नेपाल के साथ जो भारतीय सीमा स्पर्श होती है वो होती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा जो है वो स्पर्श होती है
15,106 किलोमीटर। अगर कुल सीमा की बात करें तो वो है 15,106 किलोमीटर। ये विभिन्न देशों के साथ भारतीय सीमाएं लगती है। अब देखते हैं कि इन सीमाओं के का नाम क्या है। जो भारतीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और नेपाल वगैरह से लगती है, इन सीमाओं के नाम अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, उस सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा थी पहले, उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता था। अब ये रेखा भारत और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत की जो सीमाएं हैं, भारत के जो राज्य हैं, वो अलग अलग देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। जैसे बांग्लादेश के साथ जो है कई राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, चीन के साथ कई राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं अलग अलग देशों से स्पर्श होती है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की 5 सीमाएं जो हैं वो स्पर्श होती है। जितनी 5 राज्यों की सीमाएं, वो कौन कौन सी हैं? तो वो एक है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और आसाम। इसके अलावा चीन के साथ भी भारत की 5 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भी भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। वो कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। साथ ही साथ अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल से भी भारत की 5 सीमाएं लगती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से भारत राज्य की 4 सीमाएं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। इसके अलावा भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा जुड़ती है। वो कौन कौन सी है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से मात्र 1 राज्यों की सीमा लगती है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। वो कौन सा है? लद्दाख, जो पाक अधिकृत कश्मीर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा के बारे में हमने देखा, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि ये रेखाएं जो है ये कब खींची गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो मैकमोहन रेखा है ये अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान ही ये खींची गई थी और ये भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है। इस सीमा रेखा को जो बनाया गया था ये 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना गया। इसका नामकरण जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया, जो अंग्रेज़ अधिकारी थे। उन्होंने चूँकि इस रेखा को खींचा था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नामकरण किया गया मैकमोहन रेखा। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच ये सीमा निर्धारित की गई, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना गया। इसका निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था और इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो थे सर सिरिल रेड क्लिफ, और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा का नामकरण हुआ और इसका इतिहास इसके पीछे क्या रहा है। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काराकोरम श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। काराकोरम जो श्रेणी है उसको उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों अगर हम देखें भारत को एक नज़र में यानी एक दृष्टि में अगर देखना चाहें तो इस पेज को हम आज देखें और इस पेज के बाद हम भारत के एक जो है समराइज रूप में भारत के बारे में जान सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की सीमाएं कौन कौन सी है, भारत में साक्षरता दर कितना है, जनसंख्या कितनी है, इसका आकार कैसा है। तो हम इसको एक दृष्टि में देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। बात करें देश भारत, अन्य नाम कौन कौन से हैं? 5 अलग अलग नाम हैं। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। राजधानी आपको पता है नई दिल्ली, पहले कलकत्ता थी, 1911 में नई दिल्ली बनाया गया। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। ज्यामितीय आकार की बात करें तो इसका जो ज्यामितीय आकार है वो कैसा है? चतुष्कोणीय है। कैसा? चतुष्कोणीय है। मानक समय रेखा की अगर हम बात करें तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है, जो ग्रीनविच के माध्य समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा। और ये जो मानक समय रेखा है भारत की, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन सा? मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो लंबाई में देखें तो उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, और पूरब से पश्चिम में अगर देखा जाए इस तरीके से तो इसका जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, और प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो समुद्र तट से 12 समुद्र मील तक जो इसकी सीमा है उसको हम प्रादेशिक जल सीमा के नाम से जानते हैं। संलग्न क्षेत्र की बात करें तो संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 14 समुद्री मील तक इसको हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तो ये होता है संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील आगे तक। इसको आप इस तरीके से समझिए, सपोज ये भारत की सीमा रेखा है तो यहाँ से 12 समुद्री मील तक जो आगे की सीमा रेखा है उसको हम प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। यहाँ जो है प्रादेशिक जल सीमा है, इस प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील आगे तक की जो सीमा रेखा है उसको हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? संलग्न क्षेत्र। और यहाँ से संलग्न क्षेत्र से लेकर 200 समुद्री मील आगे तक की जो सीमा है उसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर भारत अपने खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जलवायु की अगर हम बात करें तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? वो जलवायु है मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल 32,87,469 किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान। कुल जनसंख्या अगर देखा जाए तो 121 करोड़। विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान। पहले स्थान पर कौन है? चीन। पुरुष जनसंख्या देखा जाए तो 62 करोड़ 32,70,258। ये इतना याद नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। 62 करोड़ 32 लाख इतना तो याद रखिए। महिला जनसंख्या 58 करोड़ 75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़। यानी कि
अभी भी ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कितना है 68.8% और शहरी जनसंख्या मात्र 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो भारत में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है 2001 से 2011 के बीच की बात करें तो ये है 17.64%। लिंगानुपात 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ये। शिशु लिंगानुपात तो 918। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। पुद्दुचेरी का भौगोलिक विस्तार देखा जाए तो पुद्दुचेरी जो है वो अलग अलग 3 राज्यों के क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है तो एक तमिलनाडु का क्षेत्र जो कराईकल है वो है, केरल का माहे और आंध्र प्रदेश का यनम, यानी कि इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर पुद्दुचेरी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की अगर हम कुल साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता जो है वो कितनी है वो है 74.4%। कुल पुरुष साक्षरता वो कितना है 82.14%। कुल महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है कुल जनसंख्या का है 16.6%, 20 करोड़ 13 लाख। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है वो कितना है 8.6%, यानी कि 10 करोड़ 42 लाख के अराउंड इसकी जनसंख्या है। राज्यों की संख्या आपको पता है 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार जो है वो 10%, यानी कि 10.7% में है। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6% क्षेत्रों में है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है मैदानी भाग पाया जाता है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों का विस्तार अगर देखें तो वो कितना है 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं तो आपको पता होगा, इससे पहले भी देखा है गुजरात, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। द्वीपों की संख्या अगर देखा जाए तो द्वीपों की संख्या है 1208, यानी कि निर्जन द्वीपों को मिलाकर जहां पर लोग नहीं भी रहते हैं उन द्वीपों को भी अगर मिला लिया जाए तो टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है 1208। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर कितने हैं तो वो है 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है तो 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है 266। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 और राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है वो है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा पाबो किस्टेटस। क्या नाम है पाबो किस्टेटस। नेक्स्ट राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय गान क्या है जनगण मन, जिसके रचयिता जो है वो कौन है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इसके रचयिता कौन है तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया है तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय जो वाक्य है सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। ये है गंगा डॉल्फिन, जिसको हम प्लेटिनेस्टा गैंगेटिका के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें भारत के भौतिक विभाजन की, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः भूखंड का किस भूखंड का भाग था तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के से संकेत मिलता है कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ था।
भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो अगर हम भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भाग में, हिमालयी भाग, मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारीय भाग। चलिए इन तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय के समानांतर यानी कि हिमालय भाग का। तो हिमालय का जो है हम वो 4 भागों में बांटते हैं। एक है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और एक बाह्य या फिर शिवालिक हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इसमें सबसे जो प्राचीनतम श्रेणी है वो है बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो वो है शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 600 से 1200 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जो है महान और शिवालिक श्रेणियों के बीच में स्थित है। देखो यहाँ पर लघु हिमालय की बात कर रहे हैं तो लघु हिमालय ये है, किसके बीच में है? तो बृहद हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। ऐसे हम देखते हैं, ये जो है ये है बृहद हिमालय, ये है लघु हिमालय और ये जो है ये है शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय जो है वो किन 2 श्रेणियों के बीच में है? तो वो है बृहद और शिवालिक हिमालय के बीच में। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी कहाँ पर स्थित है? तो यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है हिमाद्री यानी कि बृहद हिमालय। नेक्स्ट, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? कितना है? तो ये है 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई का क्या है? कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो ये लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो इसका जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है वो है वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो ये है 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो यह है अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, केरल में है। 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई और ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो ये तमिलनाडु और केरल में इसका विस्तार है। एक मिनट। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? यानी कि कार्डमम पहाड़ी जो है ये केरल और तमिलनाडु के बीच में सीमा बनाती है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। यहाँ पर वही चीज़ें सारी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसको एक बार आप ज़रूर देख लें
ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसको। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। भारत की जो छत मानी जाती है वो पामीर ग्रंथि यानी कि पामीर जो गांठ है उसको भारत की छत माना जाता है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। उसके बाद में आता है ये जो हमारी जो ऊपर दिख रहा है भारत का विस्तार, भारत में जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि जब ये हिमालय पर्वत अफ़गानिस्तान में प्रवेश करता है तो अफ़गानिस्तान में इसे हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। वहीं जब पाकिस्तान में आता है तो इसको नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। वहीं जब ये पर्वत अरुणाचल प्रदेश में आता है तो इसको पटकाई बुम के नाम से जाना जाता है। और जब ये पर्वत क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में है तो इसको नामचा बरवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर इसको जाना जाता है। और वहीं अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में जो है इसी हिमालय को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अराकान योमा। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार बहुत ही अच्छे से, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए आगे हम देखते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड को किस से जोड़ता है? तो ये तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह गुरु शिखर जो राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है। आगे देखें, कुल्लू घाटी किस श्रेणी के मध्य स्थित है? तो ये है धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच में। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखें, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में। मैंने बताया आपको कि म्यांमार में जब हिमालय पर्वत प्रवेश करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा के नाम से। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लीपू लेक, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। अगर हम देखें जो स्नो लाइन जो है वो पूर्वी हिमालय में 3500 मीटर की ऊंचाई पर और पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह है सियाचिन। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। चौरीबाड़ी ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में यानी उत्तराखंड में ये चौराबाड़ी ग्लेशियर अवस्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है ये। इसके अलावा भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो ये पैलियोजोइक महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह है मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भागों को दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचना स्थल को पूरब में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत में का औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? तो ये चेन्नई से मापा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात। गुजरात की जो सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से संलग्न हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो
समुद्रों से सीमा बनाती है। कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। तो ये राज्य हैं जो क्या करते हैं, समुद्र से इनका सीमा जुड़ता है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो ये हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या कहा जाता है? तो इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कैमोरिन के नाम से इसको जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो यह है सैडल पीक। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भागों को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये है 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अलग करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोटी से। लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रबाल द्वीप समूह है? तो ये है लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती क्षेत्र की मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये है पंबन द्वीप, जो इसको हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी पर है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर की बात करें तो ये देख लेते हैं हम इसको। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848 किलोमीटर। काराकोरम या गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से जाना जाता है, भारत में है, 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत में है, 8,598 किलोमीटर। मकालू नेपाल में है, 8,481 किलोमीटर। धौलागिरी नेपाल में है, 8,172 किलोमीटर। नंगा पर्वत भारत में 8,126 किलोमीटर। अन्नपूर्णा भारत में 8,078 किलोमीटर। नंदा देवी भारत में कितना है इसका विस्तार? तो इसका विस्तार है 7,817 किलोमीटर। नेक्स्ट है कामेत, भारत में है, और इसका जो विस्तार है ये इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो वो है 7,756 किलोमीटर। नामचा बरवा भारत में 7,756 किलोमीटर इसकी भी ऊंचाई है। और गुरला मंधाता ये तिब्बत में है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 7,728 मीटर। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्लाइमेट वाला जो पार्ट है उसको हम अगली वीडियो में जारी करेंगे।